देखिए, डेफिनेटली समझाना मुझे इसलिए पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें जो हम लॉजिक जो कंसेप्ट लगाएंगे वो ऑल टुगेदर नया कंसेप्ट है। इसके पहले मैंने अभी तक वो कंसेप्ट डिस्कस करा ही नहीं। इसमें जो नंबर ऑफ फ्रिंज को लिमिट करने वाली जो कंडीशन है वो एक अलग कंडीशन बनेगी। अब उस कंडीशन को समझना, सबसे पहले when do we observe fringe pattern? फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व तब होता है जब दो सोर्स से लाइट रेस आए और वह इंटरफियर करे। उनके बीच में जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब वहां पर फ्रिंजेस दिखती है, तब वहां पर इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखता है। यदि सिर्फ एक ही सोर्स से लाइट रेस आ रही हो तो वहां किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होएगा, वहां कोई कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होएगा, वहां इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं होएगा, वहां कोई फ्रिंज पैटर्न दिखाई नहीं देगा। फ्रिंज पैटर्न दिखने के लिए इंटेंसिटी वेरिएशन होना जरूरी है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना जरूरी हो, तभी होगा जब दो स्लिट से लाइट रेस आई। देखिए, मैं एस से आने वाली एक लिमिटिंग लाइट रे कंसिडर करता हूं जो ऊपर वाले प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होती है। एस से आते हुए एक लिमिटिंग लाइट रे जो ऊपर वाले प्रिज्म से रिफ्रैक्ट हो रही है, वो लिमिटिंग लाइट रे कौन सी होगी? वह लाइट रे जो ठीक एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है और यह ऊपर वाले प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होती है। दिस इज द लिमिटिंग लाइट रे। इसके ऊपर तो ढेर सारी वहां लाइट रे होंगी जो ऊपर वाले प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होंगी और जो S1 से आएंगी, मगर इसके नीचे कोई सी भी लाइट रे ऐसी नहीं होगी जो ऊपर वाले प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होकर सोर्स S1 से आती है। दिस इज द लिमिटिंग सिचुएशन। यह लाइट रे ऊपर वाले प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होकर सोर्स S1 से आती हुई दिखाई देगी और सोर्स S1 से आते हुए यह इस पॉइंट ए पर इंसिडेंट होगी और यह डेल से डिविएट होगी। दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ दिस लाइट रे। यह लाइट रे सीधी ट्रेवल कर रही थी, ऊपर वाले प्रिज्म के द्वारा डिविएट हुई, उसके बेस की तरफ डिविएट हो गई, डेल से डिविएट हो गई और ये पॉइंट ए तक पहुंची। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पॉइंट ए से नीचे कोई सी भी लाइट रे सोर्स S1 से आ सकती है? कोई सी भी लाइट रे नहीं हो सकती। पॉइंट ए से नीचे कोई सी भी लाइट रे ऊपर वाले प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होकर नहीं पहुंचेगी। पॉइंट ए से नीचे कोई सी भी लाइट रे सोर्स S1 से नहीं आएगी। क्या पॉइंट ए के नीचे इल्यूमिनेशन होगा? हां, इल्यूमिनेशन होएगा। पॉइंट ए से नीचे इल्यूमिनेशन होएगा। पॉइंट ए से नीचे वो सारी लाइट रे जो नीचे वाले प्रिज्म से आ रही है, जो सोर्स S2 से आ रही है, वो आएंगी। मगर सोर्स S1 से कोई सी भी लाइट रे पॉइंट ए से नीचे नहीं आएगी। सोर्स S1 के पॉइंट ए से नीचे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन बाय सिंगल सोर्स S2 होएगा, मगर सोर्स S1 से कोई लाइटें नहीं आएगी। मेरी इस बात को बड़े ध्यान से समझो। इसी तरह से मैं एक और लिमिटिंग लाइट लेता हूं जो नीचे वाले प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होती है।
यह वह लाइट रे है जो एक्सिस के अलाउंग ट्रेवल कर रही है और नीचे वाले प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होती है और नीचे वाले प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर यह पॉइंट बी पर पहुंचती है। यह लाइट रे नीचे वाले प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होने की वजह से सोर्स S2 से आ रही है। यह लाइट रे पॉइंट बी तक पहुंचती है। डेल से यह रिफ्लेक्ट होती है यह भी। अब दोबारा मैं वही बात पूछता हूं, क्या पॉइंट बी के ऊपर कोई सी भी लाइट रे सोर्स S2 से आ सकेगी? नहीं। क्या पॉइंट बी से ऊपर कोई सी भी लाइट रे नीचे वाले प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर आएगी? नहीं। पॉइंट बी से ऊपर कोई सी भी लाइट रे नीचे वाले प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी। क्या पॉइंट बी के ऊपर इल्यूमिनेशन होएगा? हां, इल्यूमिनेशन तो होएगा, और वो इल्यूमिनेशन होएगा ऊपर वाले प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होके सोर्स S1 से आने वाली लाइट रे की वजह से। सिंगल सोर्स की वजह से, सिंगल सोर्स S1 की वजह से इल्यूमिनेशन होएगा, और सिंगल सोर्स S1 की वजह से इल्यूमिनेशन होने की वजह से यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखेगा, वहां कोई फ्रिंज पैटर्न नहीं दिखेगा। पॉइंट ए के नीचे भी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन बाय सिंगल सोर्स S2। अब मैं यदि आपसे पूछूं फ्रिंज पैटर्न कहां दिखेगा? फ्रिंज पैटर्न हमें सिर्फ वहीं पर दिखेगा जहां पर दोनों सोर्स S1 और S2 से लाइट रेस आ रही हो, दोनों सोर्स S1 और S2 से आती हुई लाइट रेस मिल रही हो, सुपर इंपोज कर रही हो, इंटरफियर कर रही हो। सिर्फ वहीं पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। दोनों सोर्स से आने वाली लाइट रे किस जगह पर मिल रही है? मैं कहता हूं सिर्फ पॉइंट ए से बी के बीच में, ए से ऊपर बी के नीचे। ए और बी के बीच में S1 से भी लाइट रे आ रही है, S2 से भी लाइट रे आ रही है, दोनों इंटरफियर कर रही हैं, दोनों इंटरफियर करके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी और ए से बी के बीच में फ्रिंज पैटर्न बनाएंगी। और वहां पर फ्रिंज पैटर्न कुछ इस तरह से बन सकता है ए से बी के बीच में, और बी से ऊपर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, ए से नीचे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, ए और बी के बीच में इंटेंसिटी वेरिएशन, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। इधर से बीच में डार्क और ब्राइट बनेगा। बी से ऊपर कोई ब्राइट डार्क नहीं दिखेगा, ए से नीचे कोई ब्राइट डार्क नहीं दिखेगा, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कहते हैं फ्रिंज पैटर्न वुड बी ऑब्जर्व ओवर दिस लेंथ ए टू बी। ए से बी के बीच में फ्रिंज पैटर्न दिखाई देगा। This length L would be equal to, this length L would be equal to 2 times B into del. This length L would be 2 times B into theta into mu minus 1. अब हम कहते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस would be L upon fringe width. Number of fringes would be L upon fringe width. So number of fringes, अब जब मैं लिखूंगा L की जगह 2b थीटा इंटू म्यू माइनस 1 और फ्रिंज विड्थ की जगह पर लैम्डा a प्लस बी अपॉन 2a theta into mu minus 1. So number of fringes would be 4ab theta square
म्यू माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा इंटू ए प्लस बी। देयर इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस। ये जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए एक्सप्रेशन आया है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। नंबर ऑफ फ्रिंजेस के एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह बी से डिवाइड कर देता हूं। न्यूमरेटर को भी बी से डिवाइड करता हूं। हाँ 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 बिल्कुल, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल डेल इज स्मॉल, आर्क इज दिस L by 2 अपॉन B इज डेल ना। तो इस तरह से हमने L इक्वल टू 2B डेल लिख दिया और फिर डेल की यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर हमने कहा इस लेंथ में फ्रिंज पैटर्न बन रहा है और एक एक फ्रिंज की विड्थ W है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हुआ टोटल लेंथ ऑन द स्क्रीन जहां फ्रिंज पैटर्न बन रहा है अपॉन ईच फ्रिंज विड्थ, दिस इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस। फिर L की यह वैल्यू रख दी और फ्रिंज विड्थ की यह वैल्यू रख दी, तो हमें यह एक्सप्रेशन देने लगा। अब इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिखता हूं, इसमें न्यूमरेटर को B से डिवाइड कर देता हूं। न्यूमरेटर को मैंने B से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मैंने B से डिवाइड कर दिया। अब मैं कह देता हूं when B approaches infinity, A by B approaches 0. When B approaches infinity, A by B approaches 0. So N approaches 4A theta square into mu minus 1 whole square upon lambda. A by B की वैल्यू 0 हो गई। This is the number of fringes when B approaches infinity, the maximum number of fringes. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम और उसकी सिचुएशन को, सॉल्यूशन को देखिए। सॉल्व टुगेदर न्यू कंसेप्ट। Although we do not expect such a type of problems in JEE Mains, जो लेवल 1 है, पेपर 1 है, उसमें इस तरह के सवाल हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इस तरह के सवाल सिर्फ एडवांस लेवल पेपर में ही आ सकते हैं, बेसिक लेवल में नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये सचमुच में इसमें थॉट प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी देखिए ध्यान से। देखिए, इस बायप्रिज्म के प्रॉब्लम्स में हम माइक्रोमीटर जैसी टर्म भी देखेंगे। इनफैक्ट फ्रिंज विड्थ को मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो फ्रिंज विड्थ है उसको मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब माइक्रोमीटर का क्या प्रिंसिपल है वह समझ लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में आपको टर्म दिखेगी। जैसे हम क्या करते हैं, और टेलीस्कोप इज फिटेड ऑन अ माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर के ऊपर टेलीस्कोप की फिटिंग कर दी जाती है और उस टेलीस्कोप को हम मूव करवाते हैं। स्क्रीन की जगह पर यह टेलीस्कोप मूव करती है। अब यह टेलीस्कोप एक तरीके से इस माइक्रोमीटर के ऊपर मूव कर रही है। अब हम कहते हैं इन टेलीस्कोप की रीडिंग यह R1 है और
टेलीस्कोप को मूव करवाते हुए हम इधर तक ले आए और यह फाइनल रीडिंग हो गई R2। इनिशियल रीडिंग इज R1, फाइनल रीडिंग इज R2। और इस इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक वी कम अक्रॉस n ब्राइट, वी कम अक्रॉस n ब्राइट्स। अब हम सिंपल सी बात कहते हैं, R2 minus R1 would be n fringe width, or fringe width would be final micrometer reading upon final micrometer reading minus initial micrometer reading upon n। हम प्रॉब्लम्स में इन फ्रिंजेस को टेलीस्कोप के द्वारा देखेंगे और वो टेलीस्कोप माइक्रोमीटर के ऊपर स्लाइड करती है। तो इनिशियली टेलीस्कोप की पोजीशन और इनिशियल माइक्रोमीटर रीडिंग देख लेते हैं, फिर उस टेलीस्कोप को स्लाइड करते जाते हैं और स्लाइड करने के दौरान हम यह गिनते जाते हैं कि कितनी ब्राइट पास हो रही है, कितनी ब्राइट को हम क्रॉस कर रहे हैं। n ब्राइट को क्रॉस करके फिर हम फाइनल माइक्रोमीटर रीडिंग देख लेते हैं। इनिशियल माइक्रोमीटर रीडिंग देख ली, फाइनल माइक्रोमीटर रीडिंग देख ली और उसके दौरान हमने n ब्राइट फ्रिंजेस क्रॉस करी, तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, इस दौरान हमने n ब्राइट फ्रिंजेस क्रॉस करी है, तो इनिशियल माइनस फाइनल इज n इंटू फ्रिंज विड्थ। सो फ्रिंज विड्थ इज दिस। इस तरीके से हम फ्रिंज विड्थ को मेजर करते हैं। My next article is interference through thin film. Interference through thin film। देखिए, कभी आपने पेट्रोल पंप पर जमीन पर पेट्रोल को फैले हुए देखा है? पेट्रोल पंप पर आप जाइए और वहां पर जमीन पर फैले हुए पेट्रोल कहीं पर फैला हुआ हो तो देखिए, ऑब्जर्व इट। आप जब उस पेट्रोल को जमीन पर फैला हुआ देखोगे तो आपको रंग बिरंगे दिखाई देगा, उसकी लेयर के ऊपर कलरफुल पैटर्न दिखाई देगा, कलरफुल पैटर्न ऐसे झिलमिलाता हुआ दिखेगा आपको, वायलेट, रेड, ब्लू, अलग अलग तरह के कलर उस पर झिलमिलाते हुए दिखेंगे। और यह फिनोमेना डे टाइम में प्रोमिनेंटली दिखता है, दोपहर के समय भी आप देखोगे तो वहां पर बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कलरफुल पैटर्न, and you can recognize the colors। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, एक बाल्टी में पानी लेना और उसे धूप में दोपहर के 1-2 बजे रख देना। अब क्या करना, एक ऑयल ड्रॉप, कोई से भी ऑयल की ड्रॉप, सर में जो लगाते हैं वह ऑयल ले लो, खाने का जो वनस्पति घी है वो ले लो, कोई सा भी ऑयल की ड्रॉप, या पेट्रोल या टारपिन वार्पिन, कोई सा भी ऑयल, उसकी एक ड्रॉप उस बाल्टी के ऊपर डाल देना। वो जो
ऑयल की ड्रॉप है वो पानी के ऊपर तैरेगी और एक बड़ी सी एक फिल्म बना लेगी, पूरे सरफेस पर फैल जाएगी। वो ऑयल ड्रॉप नीचे तो जा नहीं सकती, पानी के ऊपर तैरती है। और आपने बाल्टी में पानी लिया, मतलब सरफेस एरिया तो काफी बड़ा है, और उस पर एक ऑयल की ड्रॉप डाल दी, तो एक ऑयल की ड्रॉप पूरी फैल जाएगी, वहां पर एक थिन ऑयल फिल्म बन जाएगी, एक बिल्कुल पतली सी ऑयल की वहां लेयर जम जाएगी। अब उसको धूप में आप देखना, वंस अगेन वहां तरह तरह के कलर्स झिलमिलाने लगेंगे। वो पानी जैसे हल्का हल्का हिलेगा, उसके साथ में वो जो ऑयल की लेयर मूवमेंट करेगी, तो उस मूवमेंट के साथ में आपको अलग अलग कलर्स वहां पर फ्लोट करते हुए दिखेंगे। कभी धूप में वो जो साबुन के बुलबुले होते हैं कि नहीं, उनको कभी उड़ाना, और वो उड़ते हुए बबल्स को देखना धूप में। वंस अगेन वहां पर कलरफुल पैटर्न आपको दिखने लगेगा, वहां पर अलग अलग तरह के कलर्स दिखने लगेंगे। नाउ दैट अपीयरेंस ऑफ कलरफुल पैटर्न इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। वहां पर थिन फिल्म के द्वारा इंटरफेरेंस होता है, और उस इंटरफेरेंस की वजह से वहां अलग अलग कलर्स डिस्प्ले होने लगते हैं। किस तरह से वहां पर इंटरफेरेंस होता है मैं वही बात समझाऊंगा, किस तरह से वहां कलर्स दिखते हैं और कौन से कलर वहां ब्राइटली दिखते हैं और कौन से कलर वहां पर से गायब हो जाते हैं, मैं यह बात समझाऊंगा। बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई फॉर्मूला बता रहा हूं और डायरेक्टली उस फॉर्मूले पर बेस्ड कोई सवाल आ जाएगा। इनफैक्ट मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूं और इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम में सिचुएशन को देखना होगी और इस कंसेप्ट को लगाना होगा, मॉडिफिकेशन वहां किसी भी तरह से आ सकता है। मैं एक स्पेशल सिचुएशन बताता हूं। दिस इज a thin oil film having thickness of T and refractive index of mu। एक बिल्कुल पतली सी ऑयल फिल्म है, उसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। थिकनेस टी माइक्रोमीटर्स में होता है जनरली, और म्यू की वैल्यू इट डिपेंड्स, वाटर की हुई तो 4/3, ग्लास की हुई तो 3/2 एंड सो ऑन। White light is incidented normally on the thin film. White light is thin film पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है। व्हाइट लाइट मतलब क्योंकि हमारे चारों तरफ जो है वो तो व्हाइट लाइट ही है, सनरेज दोपहर में वो व्हाइट लाइट है, उसमें ढेर सारे कलर से ढेर सारी वेवलेंथ। अब खास बात, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, मैं इस समय समझाने के लिए नॉर्मली इंसिडेंटेड नहीं रखता हूं, समझाने के लिए मैं ऑब्लिक इंसिडेंट करता हूं एट सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर हम उसको नॉर्मली जब वो इंसिडेंट होगी तो क्या होगा सोचेंगे। यह एक लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है। ध्यान रहे, अभी मैं नॉर्मली इंसिडेंटेड नहीं दिखा रहा हूं, नॉर्मली इंसिडेंट दिखाऊंगा तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा एकदम से। पहले ऑब्लिक इंसिडेंट होने वाली लाइट रे के लिए क्या होगा ये समझ लेते हैं, फिर से सोचते हैं कि यदि नॉर्मल इंसिडेंट हो रही होती तो क्या होता। यह एक लाइट रे इंसिडेंटेड है इस पॉइंट पर। अब हम कहते हैं किसी भी जगह पर जब लाइट रे इस तरह से फिल्म पर इंसिडेंट होती है तो 100% रिफ्रैक्शन कभी नहीं होता है। अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इज रिफ्रैक्टेड।
इस लाइट एनर्जी का एक फ्रैक्शन तो यहीं का यहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक लाइट एनर्जी का फ्रैक्शन रिफ्रैक्ट होके इस फिल्म के अंदर चला जाएगा। दोबारा यह लाइट एनर्जी इधर इंसिडेंट हो रही है, वंस अगेन लाइट एनर्जी का एक फ्रैक्शन तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और लाइट एनर्जी का एक फ्रैक्शन रिफ्रैक्ट होएगा। जो रिफ्रैक्ट हो गया उसको भूल जाओ, लाइट एनर्जी का फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये फिर वापस इधर टकरा रहा है। लाइट एनर्जी इधर फिर वापस जब इधर टकराएगी तो लाइट एनर्जी का एक फ्रैक्शन इधर रिफ्रैक्ट होएगा और लाइट एनर्जी का एक फ्रैक्शन इधर रिफ्लेक्ट होएगा। Once again, a fraction of light energy would be refracted, another would be reflected. फिर इधर refracted और इस तरह से वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना चलेंगे। अब खास बात, पहली बार यह लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई और दूसरी बार यह लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, इनके तो सब्सटेंशियल इंटेंसिटी होगी, इसकी इंटेंसिटी कोई खास नहीं होगी। पहली बार रिफ्लेक्टेड और यह दूसरी बार रिफ्लेक्टेड, इन दोनों की तो सब्सटेंशियल इंटेंसिटी होगी, इसकी कोई खास इंटेंसिटी नहीं होगी। अब हम यह सोचते हैं कि यदि यह लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही होती तो क्या होता। यह लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, यह देखिए, लाइट एनर्जी का एक फ्रैक्शन जो रिफ्लेक्ट हुआ यह रिफ्लेक्ट हो गया और एक फ्रैक्शन रिफ्रैक्ट हो गया। फिर इधर लाइट एनर्जी का एक फ्रैक्शन रिफ्रैक्ट हो गया और एक फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, यह वाली। फिर इसका एक फ्रैक्शन रिफ्रैक्ट हो गया और एक फ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्ट हो गया। फिर इसका एक फ्रैक्शन रिफ्रैक्ट हुआ और फिर एक फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ। इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इसी जगह पर हुआ। यह दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी आपस में इंटरफियर कर गई और यह दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे भी आपस में इंटरफियर कर गई। हम कहेंगे वी विल हैव इंटरफेरेंस ऑन बोथ reflection as well as refraction side। हमें इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन साइड भी मिलेगा और रिफ्रैक्शन साइड भी मिलेगा, दोनों ही साइड में इंटरफेरेंस होगा और दोनों साइड में इंटरफेरेंस के होने से, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के होने से दोनों ही साइड कलरफुल पैटर्न दिखने लगेगा। अब दोनों साइड जो कलरफुल पैटर्न दिखेगा वो किस तरह से और किस आधार पर दिखेगा, इस बात को समझेंगे। हम कहते हैं दोनों साइड पर सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस देखते हैं। दोनों साइड पर हम ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस देखते हैं। ज्योमेट्रिकल
ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस मीन ज्योमेट्रिकली आपको मेजर करना है दोनों इंटरफेयरिंग वेव में और उनके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल में डिस्टेंस को देखना है, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। देखिए यह लाइट रे तो ऐसे की ऐसी ही लौट गई, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा, जबकि इस लाइट रे ने अंदर थिन फिल्म के अंदर टी डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर लौटते समय टी डिस्टेंस ट्रेवल करा और फिर आके वो ये दोनों एक साथ मिली। यह लाइट रे तो ऐसी कैसी लौटी, ये एक तो ऐसी कैसी लौटी, जबकि एक लाइट रे ने टी अंदर जाने के लिए और फिर टी लौटने के लिए, टी थिकनेस है, टी अंदर जाने के लिए और फिर टी लौटने के लिए, और फिर ये दोनों मिल गई। तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस 2t का। इधर भी देख लीजिए रिफ्रैक्शन साइड भी, ये लाइट है तो ऐसी कैसी बाहर आ रही है, इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा, जबकि इस लाइट के लिए देखिए t प्लस टी, इधर लौटने के लिए टी, फिर इधर आने के लिए टी, और फिर ये दोनों इंटरफेयर करी। तो दोनों लाइट के इंटरफेयर होने से पहले दोनों में 2t का ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, स्केल से मेजर करा। अब नंबर ऑफ वेव डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेव्स this would be equal to 2t upon lambda n. Lambda n is wavelength in this medium. Lambda n is medium के अंदर wavelength है। हम अच्छी तरह से जानते हैं mu which is c by v is equal to lambda upon lambda m. Lambda m is always equal to lambda by mu. So 2t upon lambda by mu or 2 mu t upon lambda. डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव्स एक और बात बताता भाई, डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव्स में क्या बोल रहा हूं, पहले इस बात को समझो कि यह वेव तो ऐसी कैसी लौटी, जबकि यह वेव अंदर जाते समय ऐसे वेव्स, कुछ वेव्स कवर कर लेंगी, ठीक है ना। तो इसने तो इधर से इधर तक लौटते समय कोई वेव कवर नहीं करी, जबकि इस लाइट रे ने इधर जाते समय टी डिस्टेंस ट्रेवल करते समय कुछ वेव बनाई, फिर टी डिस्टेंस लौटते समय कुछ वेव बनाई, तो दोनों की नंबर ऑफ वेव्स में डिफरेंस आ गया। और वो नंबर ऑफ वेव में डिफरेंस हम कैसे लिख रहे हैं भाई, टी डिस्टेंस 2t तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है। तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस जो कि इस मीडियम में है, तो इसी मीडियम में वेवलेंथ डिवाइड करें। इस मीडियम में वेवलेंथ है लैम्डा m, लैम्डा m इज द वेवलेंथ इन दिस मीडियम, लैम्डा m इज लैम्डा अपॉन म्यू। तो यह हुआ नंबर ऑफ वेव डिफरेंस, दोनों में नंबर ऑफ वेव डिफरेंस है। अब मैं लिखता हूं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, जिसको मैं डेल्टा एक्स लिखूंगा। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस वुड बी नंबर ऑफ वेव डिफरेंस, number of wave difference which is 2 mu t upon lambda into wavelength, optical path difference in surrounding देख रहे हैं हम, और यह होगा 2 mu t. This is the optical path difference, और यह optical path difference
रिफ्लेक्शन साइड पर भी होएगा और रिफ्रैक्शन साइड पर भी होएगा। यह जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, यह रिफ्लेक्शन साइड भी है और यह रिफ्रैक्शन साइड भी है। अब यह जो हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस देख रहे हैं, टू म्यू टी, ये किसी वेवलेंथ के लिए तो इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 होगा। ऑन रिफ्लेक्शन साइड पहले लिखता हूं मैं, और फिर ऑन रिफ्रैक्शन साइड। ऑन रिफ्लेक्ट, और इस जगह पर मैं लिखूंगा ऑन रिफ्रैक्शन साइड। ऑन रिफ्लेक्शन साइड यह ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो कि 2 म्यू टी है, किसी वेवलेंथ के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2, तो किसी दूसरी वेवलेंथ के लिए यह ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। इसी तरह से रिफ्रैक्शन साइड पर भी यह जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी है, किसी वेवलेंथ के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2, तो किसी वेवलेंथ के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। जो भी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया है, किसी वेवलेंथ के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2, किसी वेवलेंथ के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। दोनों ही साइड, मगर दोनों साइड में कंडीशन में डिफरेंस आएगा। कंडीशन में क्यों डिफरेंस आएगा, बात को समझें। यह लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, पहले मैं रिफ्रैक्शन साइड का एनालिसिस कर लेता हूं। यह लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्शन के दौरान कोई फेस चेंज नहीं। यह लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, इसका भी कोई फेस चेंज नहीं। इस लाइट रे का कोई फेस चेंज नहीं हुआ। यह लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, रेयरर से टकराकर लौट गई। रेयरर मीडियम से टकराकर लौटने से इसका भी कोई फेस चेंज नहीं हुआ। यह लाइट रे दोबारा रेयरर से टकराई और लौट गई, अभी भी कोई फेस चेंज नहीं हुआ। अब यह लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, अभी भी कोई फेस चेंज नहीं। इस लाइट रे का भी कोई फेस चेंज नहीं हुआ। इन दोनों इंटरफियरिंग लाइट रे का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब कुछ हुआ है, मगर कभी भी कोई फेस चेंज नहीं हुआ। इस वजह से कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो वेवलेंथ इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 है, दैट लेमडा विल बी इंटेंस ब्राइट, और जो वेवलेंथ ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 है, दैट लेमडा डैश विल बी एब्सेंट। इधर लेमडा तो इंटेंस ब्राइट हो जाएगा और लेमडा डैश इधर एब्सेंट हो जाएगा। जबकि अब इधर देखिए क्या होगा। रिफ्लेक्शन साइड पर, रिफ्लेक्शन साइड पर यह लाइट रे ट्रैवल करती हुई, रेयर मीडियम में ट्रैवल करती हुई डेंसर से टकराकर लौट गई। इसके डेंसर से टकराकर लौट जाने से इसका फेस चेंज पाए से हो गया, क्योंकि जब भी लाइट रे डेंसर से टकराकर लौटती है, डेंसर से रिफ्लेक्ट होती है, तो उसका फेस चेंज पाए से हो जाता है। ये मैंने समझाया। और यह लाइट रे फिर रिफ्लेक्ट हुई, कोई फेस चेंज नहीं। ये रिफ्लेक्ट हुई रेयर मीडियम से, तो कोई फेस चेंज नहीं। ये फिर रिफ्लेक्ट हुई तो कोई फेस चेंज नहीं, कोई फेस चेंज नहीं हुआ। इन दोनों लाइट रे का जब इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यह लाइट रे एक बार रिफ्लेक्शन डेंसर से होने की वजह से पाए से फेस चेंज हो चुका है, जबकि इस लाइट रे का कभी कोई फेस चेंज नहीं हुआ। एक लाइट रे का इस जगह पर फेस चेंज पाए से हो जाने से कंडीशन उलट जाएंगी।
इस बार जो वेवलेंथ इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 दिख रही है, वो लेमडा डार्क हो जाएगी. इट वुड बी एब्सेंट ऑन रिफ्लेक्शन साइड. दिस लेमडा विल बी एब्सेंट. लेमडा रिफ्लेक्शन साइड गायब होएगा, एब्सेंट होएगा. while this lambda dash whose for which the path difference is odd multiple of lambda dash by 2, this lambda dash would be intense bright. This lambda dash will be intense bright. इस तरह से जो वेवलेंथ इधर डार्क है वही वेवलेंथ इधर ब्राइट है, और जो वेवलेंथ इधर ब्राइट है वह इधर डार्क है. इसका मतलब यदि रेड कलर रिफ्लेक्शन साइड पर एब्सेंट हुआ तो रेड कलर इधर ब्राइट हो जाएगा, और ग्रीन कलर यदि इधर एब्सेंट हुआ तो इधर ब्राइट हो जाएगा. मतलब कुछ कलर्स के एब्सेंट हो जाने से, व्हाइट लाइट में यदि कुछ कलर्स एब्सेंट हो जाए, कुछ कलर्स गायब हो जाए, तो फिर वो दिखने लगती है. इस वजह से कलरफुल पैटर्न आपको रिफ्लेक्शन साइड पर भी दिखेगा, इस वजह से कलरफुल पैटर्न आपको रिफ्रैक्शन साइड पर भी दिखेगा, और इस वजह से थिन फिल्म के द्वारा इंटरफेरेंस होने की वजह से दोनों ही तरफ आपको कलरफुल पैटर्न दिखने लगेगी. मत चिंता कीजिए, मैं एक और बात समझाऊंगा. कल के मेरे लेक्चर में मैं इसी चीज को दोबारा पूरा समझाऊंगा, मगर आर्टिकल चेंज भी कर दूंगा. अभी मैंने समझाया है नॉर्मली इंसिडेंटेड के लिए, अभी मैंने समझाया है नॉर्मली इंसिडेंटेड के लिए. कल के दिन मैं ऑब्लिक इंसिडेंटेड के लिए यही बात को समझाऊंगा, और ऑब्लिक इंसिडेंटेड के लिए यह बात को समझाते समय एक और बार इन सारे कंसेप्ट को रिवाइज कराऊंगा, रिकॉल कराऊंगा, दोबारा एक और तरीके से समझाऊंगा. यदि अभी कुछ नहीं समझ में आया तो कल के दिन समझ में आएगा, और कल फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा. जब दोबारा समझाऊंगा, प्रॉब्लम भी कराऊंगा, तो ये चीज बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आएगी. कल हम इंटरफेरेंस और थिन फिल्म बड़े डिटेल में समझेंगे. आज के दिन इतना ही करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं. गुड बाय, गुड डे. हाँ हाँ बोलो. नहीं पार्ट बोलो ना. मैथ्स की मैं एक मिनट. आज नहीं है, कल के दिन है, शायद कल के दिन है. आज नहीं है, कल है.